गोपीनाथ मंदिर जो कि एक तरफ झुक गया है और इसको लेकर कई बयान भी सामने आ रहे हैं और वहाँ के लोग जो है वो डरे और सहमे हैं। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे एमपीएस बिष्ट जी, जो कि एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्राचार्य हैं भूविज्ञान के। उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। ये जो गोपीनाथ मंदिर को लेकर जो ये बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर उनकी क्या राय है, इसको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि जैसे कि प्रकृति में हलचल हो रही है, कई लोगों का मानना है कि मानव की गलती की वजह से उत्तराखंड का आज ये हाल है कि यहाँ पे आपदाएं आ रही हैं, मंदिर झुक रहे हैं। तो गोपीनाथ मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है? दरअसल मानव की गलतियाँ को जो हैं वो तो एक्सेलरेट करती हैं जो प्रकृति की गलतियाँ हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों का समावेश है यहाँ पे कि कोई चीज़ पहले प्रकृति के द्वारा हुआ और उसके बाद उसको एक्सेलरेट किया मानव की एक्टिविटी ने। तो कहीं ना कहीं दोनों का रोल इसमें नज़र आता है। मैं इसलिए भी कहूँगा इस गोपीनाथ जी के संदर्भ में, मैं अभी हाल ही में गोपेश्वर से होके आया हूँ और मैं बल्कि देख भी रहा था और 1980s में भी मैंने उसको पूरा सर्वे किया था। मंदिर के जो, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें आता है संरक्षण में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को ये लगता है कि जैसे शिवलिंग है, शिव जी का वो है, तो उस समय तो कम लोग जल चढ़ाते रहे होंगे, लेकिन अब उसमें लगातार क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया है तो जल उसमें बहुत चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद जो सबसे बड़ा वहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है उस मंदिर का कि उसमें एक जलकुंडी नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि शिवालय में जलकुंडी होती है, जब लोग चढ़ाते तो पानी एक आउटलेट के थ्रू कहीं बाहर कुंडी में चले जाता है। ऑलरेडी जो मंदिर का जो फाउंडेशन है वो एक गहराई में है, चारों तरफ उसके कम से कम जो है 15-20 फीट ऊंचाई जो वाली ज़मीन है और आप देखेंगे कि मंदिर को एक गहराई में काट के बनाया गया है। तो जो शहर के जो सड़कों का जो पानी है, क्योंकि अब आप देखें कि गोपेश्वर में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पाँव रखने की जगह नहीं है और सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो गया है। तो जितने भी बरसात का पानी है वो जो ज़मीन के अंदर सोखता हुआ नीचे जाता था बालखिला घाट में, वो अब क्या है कि ऊपर सरफेस में तैरते हुए जहाँ पे उसे खाली जगह मिलती है वहाँ पे चल जाता है। ऑलरेडी मंदिर की जो फाउंडेशन है वो बहुत गहराई में है, तो क्या होता है कि पानी वहाँ पे आके एकत्रित हो जाता है। मेरे को अच्छी तरह से पता है कि मंदिर का जो साउथ फेस है वो थोड़ा सा टिल्टेड था पहले से ही, और उसकी जो मैंने पूछा भी था अपने विद्यार्थी, मेरा डॉक्टर अरविंद भट्ट वहाँ पे जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आजकल हेड कर रहे हैं, तो मैंने जब उसका पीएचडी का काम कर रहा था मैंने अरविंद को बोला, अरविंद मैंने कहा ये तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें पानी का रोल लग रहा है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन जो है टिल्ट हो रही है। तो वो दिख रहा था, वो आज भी दिखता है। मैं अभी पिछले हफ्ते भी देख के आया हूँ कि वो टिल्ट बढ़ गया है। एक दूसरा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूँगा कि हमारे हिमालय के जितने भी ये मोनूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वैसे तो ये काफ़ी अच्छी जगह पे सेलेक्टिव साइट पे बने हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई देवप्रयाग में गोपीनाथ जी का मंदिर है, आप देखो कि इतने संगम पे बना है लेकिन उसे टस से मस नहीं हुआ। ऐसी कई सारे मंदिर है, केशवराय मठ है श्रीनगर का, कमलेश्वर महादेव है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो कुछ लोकेशन चयन करने में जो इनिशियली थोड़ा बहुत गलती रही होगी, उन पे जो मंदिरों पे, उन स्ट्रक्चर्स पे हमारे जो समय समय पे आने वाले भूकंप हैं उनका भी रोल है, और वो रोल हमें दिखता है क्लियर कट। क्योंकि जहाँ आप देखें कि मंदिर का जो शिखर होता है ऊपर टॉप, वो कहीं ना कहीं शिफ्टेड है, तो किसी ने उठा के तो इधर कर नहीं दिया, और अगर मंदिर टिल्ट हो रहा है तो ऐसा टिल्ट हो रहा है, लेकिन वो ऐसा शिफ्ट हो रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द शेकिंग मूवमेंट। जब स्ट्रक्चर हिलता है तो वो बेस उसका हिल गया, ऊपर का शिखर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे हमारे पास, चाहे हम तुंगनाथ जी की बात करें और चाहे हम यहाँ पे, बल्कि रुद्रप्रयाग में एक मंदिर है उसका नारी देवी मंदिर, वो तो बहुत ही ज़्यादा टिल्टेड है। मतलब उसका तो ये जो हमारा जो मोर संगाड़ बोलते हैं हम लोग, वो तो इतना टेढ़ा हो गया कि मतलब उसके अंदर जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। ऐसे मंदिर हमारे पास काफ़ी सारे हैं और ये भूकंप का इम्पैक्ट उन पे नज़र आया है। हमें मालूम है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो अभी तक का जो सबसे बड़ा भूकंप आया है, जिसको कि रिकॉर्ड हम लोग अभी थोड़ा सर्च कर रहे हैं, उस पर लगे हम स्टडी करने पे, 1803 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। और उस भूकंप के रिकॉर्ड ब्रिटिश आर्काइव में आज भी
लिखे हुए मिलते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि श्रीनगर राजमहल का इलाका था, जो गांव बस्ती सी थी, वो बस्ती बिल्कुल मुर्दानगी छा गई। उत्तरकाशी का बड़ा हाट जो है, एक मंदिर रह गया, बाकी सब खत्म हो गया था। तो ये उस 1803 अर्थक्वेक के रिकॉर्ड्स आज हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। सर जी, जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, आपने कहा ये उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में कई सारे मंदिर ऐसे हैं, लेकिन स्पेशली जो जोशीमठ में, ये चमोली क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, जमीन फटना, दरारें पड़ना, मंदिर का एक तरफ झुक जाना, इस तरह के, इस पे क्या कहेंगे? ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वाई ओनली चमोली, वाई नॉट अदर्स। चमोली जो है हमारा भूकंप के दृष्टिकोण से बहुत ही हाई सेंसिटिव जोन में आता है, हाईएस्ट है ना। तो जोन 4 हम बात करते हैं, जोन 4 और 5। तो अब आप देखिए कि इस जोन में, जो जोन 5 में, जोन 5 में ये जितने भी अर्थ टेक्टोनिक एक्टिविटी है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, वो क्यों नज़र आते हैं? इसलिए नज़र आते हैं कि चमोली का जब हम बात करते हैं कि गढ़वाल और चमोली जो मतलब हायर हिमालय और लेसर हिमालय को जो सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, भूविज्ञान की भाषा में, एक टेक्टोनिक अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इसको सेपरेट करता है। ये टेक्टोनिक अलाइनमेंट क्या होता है? नीचे की रॉक और ऊपर की रॉक में दोनों में अंतर, और एक दूसरे के ऊपर राइड किया हुआ काफ़ी दूरी तक। तो वो जब राइड किया होगा उस समय जब पृथ्वी में बन रहा था, जब हिमालय बन रहा था, तो वो वहाँ की चट्टानें जो हैं बहुत चूरित होगी, भंगुरित बोलते हैं हम लोग हिंदी में, काफ़ी क्रस्ट है। तो वो क्रस्ट होने के नाते वहाँ की जो प्रकृति की जो प्रक्रियाएँ हैं, वर्षा होगी, हवा होगी, बाढ़ होगी, इनका रोल दुगना बढ़ जाता है उसमें। आप समझ रहे हैं ना कि जो ऑलरेडी टूटा हुआ होगा और उसमें अगर पानी पड़ेगा तो वो टूटा हुआ आसानी से बह जाएगा। दूसरी बात, जो हम लोगों की जो बसागत है पहाड़ों में, लाइक जोशीमठ और भी जितने भी हमारे गांव हैं उत्तराखंड के, वो ज़्यादातर पहाड़ी ढालों में बसागत हैं। और नदी की तलहटी को हमने छोड़ दिया था क्योंकि हमने वहाँ पे सिंचाई विचाई सेरा उरा करने के लिए। लेकिन ये जो ढाल में जो मलबा जमा था, कभी आदिकाल में जब लैंडस्लाइड्स बड़े बड़े होंगे, उसको हमने मॉडिफाई किया और उन पे अपने घर बनाए। अब पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया डे बाय डे। अब आप जोशीमठ का ही देखिए, मैं 1975 से लेकर आज तक जोशीमठ को देख रहा हूँ, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब लोगों ने वहाँ पे ऐसे ऐसे भवन बनाने शुरू कर दिए, 7-7 मंजिले भवन बनाने शुरू कर दिए। एक लूज मलबे के ऊपर आपने 7 मंजिला मकान बना दिया। आप यकीन मानिए कि वहाँ पे मकानों के ऊपर लिफ्ट लग गई हैं जोशीमठ में। तो सोचिए जोशीमठ जैसी जगह में आपने लिफ्ट लगा रखे हैं, क्या स्थिति होगी उन भवनों की। और ऊपर से जब उसका फाउंडेशन देखते हैं हम उन मकानों का, तो वो ये किसी लूज ट्रांसपोर्टेड बोल्डर के ऊपर उसका फाउंडेशन है। तो स्वाभाविक है जब उसमें प्राकृतिक प्रक्रियाएं होंगी, बारिश होंगी, रेंस होंगी, सेस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो हिलेगा और एक धीरे धीरे करके नीचे को खसकेगा। सर, ये तो ये था कि चलो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, हर कोई इस पे बोल रहा है कि इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इसका बचाव किस तरह से हो सकता है आपकी नज़र में? निश्चित तौर पे देखिए, जहाँ 2 बातें हैं, कहते हैं ना, सुरक्षा में ही, अपनी सुरक्षा में ही अपना बचाव है ना। और हम भी ये मानते हैं कि 2 चीज़ें हैं जहाँ इस तरह के हॉट स्पॉट्स होते हैं। तो पहली शिक्षा, बीइंग ए जियोलॉजी के टीचर, एक शिक्षक होने के नाते मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर कहीं पर आग लग रही है तो उस आग से दूर जाओ, बचो, न कि उस आग के नज़दीक कूदने की कोशिश करो। या कहीं पर कोई नाला आ रहा है तो नाले से दूर जाओ, पानी से दूर जाओ। तो पहली सुरक्षा तो ये है कि अपने आप को उस क्षेत्र से बचाना है, पहला ये है। अब हो क्या रहा है कि आदमी जो है ना इतना लालची हो गया है, छोटे मोटे उसके चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में कहो या अपने स्वार्थ के चक्कर में, वो सस्ती से सस्ती ज़मीन पे और नाला खालों के आगे अपने मकान बना दे रहा है। तो उसको ये नहीं पता है कि ये जो नाला बना है, प्रकृति ने ये नाला क्यों बनाया और कैसे बनाया, उसके पीछे क्या कारण है, वो उसको नहीं पता है। उसको तो लगा है कि नाला है, खुला खुला सा है, चलो यहाँ पे घर बना देते हैं। लेकिन उसको हम जानते हैं और हम एज ए टीचर लोगों को बताते हैं कि भाई यू अवॉइड दीज नालाज, ये जितने नाले हैं इनको अवॉइड करिए। आप देखेंगे जितने नाले हैं, आज श्रीनगर की बात कर रहा हूँ मैं, कल ही वहाँ जो बारिश हुई है तो पूरा गोला बाजार तक पानी जो है लबालब हो गया। और 1000 बार कहने के बाद भी लोगों ने जो है वो जो 20 नाले हैं श्रीनगर के, वो उन्होंने पूरे घेर डाले हैं। तो ऐसे खाली श्रीनगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ आप देहरादून में आइए, देहरादून के अंदर जितने भी नाले हैं
चाहे वो रिस्पना हो, चाहे बिंदाल हो, चाहे सुसपा हो, चाहे जितने भी नाले हैं, सारे नाले लोगों ने कब्जा दिए। और कारण, जब आपने देखा होगा पिछली बार जो है सरखेत में जो बाढ़ आई सोंग नदी में, सारे रिजॉर्ट और सारे मकान जो है जो नाले में बने थे वो उड़ गए। तो ये आदमी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोगों के पास हाल ही में 2013 की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी हम लोग उससे सबक नहीं ले पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, तो क्या आपका ये कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, सबसे पहले उस स्थान को छोड़ दो? बिल्कुल। आप जो है ना, देखिए, जो मैंने कहा ना आपको, सुरक्षा में आपका जो है बचाव, और जब आप मैं 2 चीज़ें हैं हमारे, बल्कि 3 चीज़ें हैं। हम लोग कहते हैं कि हैज़ार्ड, रिस्क एंड मिटिगेशन, 3 शब्द हैं। इन तीनों का आपस में बहुत बड़ा तालमेल है। जो जितना बड़ा हज़ार्ड होगा, जितने बड़े हज़ार्ड के उतना बड़ा रिस्क होगा, उसके लिए उतना ही मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मिटिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। माना आपको जो है नदी पार करनी है, तो नदी पार करने के लिए हज़ार्ड है नदी, क्योंकि बह सकता आदमी। तो आप क्या करेंगे? आपने लाइफ बेल्ट पहनी, आपने रोप लगाया, आपने राफ्ट ली, आपने बोट लिए, आपने स्विमिंग का एक्सपर्टीज बने, और तब जाके आप नदी क्रॉस करें। तो आपने देखिए उसके लिए मिटिगेशन क्या करा है ना, कि आपने सारी चीज़ें अपने लिए सेफ्टी फीचर्स आपने अपना लिए, और तब आप नदी, अगर बहुत ज़रूरी है तो प्रिकॉशंस, मिटिगेशंस, इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं। क्या ये माने कि बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं? देखिए, मैं ये शब्द कह के एक इतना बड़ा जो राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा वो कहने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम बद्रीनाथ में, मैं अभी बद्रीनाथ जोशीमठ गया था, और यकीन मानिए मैंने अपने फेसबुक वॉल पे भी डाला था कि 2 घंटे पे मैंने 2400 गाड़ियाँ नोटिस करी। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था कि आफ्टर ऑल ये धरती की कुछ कैपेसिटी है, क्षमता है इन रोड की। आप 2 घंटे के अंदर, मैं मारवाड़ी में किसी अपने स्टूडेंट के होटल में बैठा हुआ था, छत में बैठा हुआ था रात को, और सुंदर भी लग रहा था वो विष्णुप्रयाग वाली रोड पे, लेकिन आप देखिए कि 2 घंटे में 2400 गाड़ियों का निकलना, और वो सिर्फ 2 घंटे का, वहाँ तो सुबह शाम दिन रात चल रहा है। तो उसका वाइब्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा हमारी उस चट्टानों पे, वो जो पॉपुलेशन, जो प्रेशर है और जो पॉल्यूशन उससे क्रिएट हो रहा है, उससे हमारे पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है, वो अगर कोई घटना होगी तो उसको इतना ज़्यादा हैम्पर्ड होगा कि किसी के बाप की बस की नहीं है संभालना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैनेज करके ये यात्रा करवाई जाए प्रॉपरली गाइडेड फॉर्म में, जैसे इन्होंने प्लान किया था कि भाई हम 500 आदमी से ज़्यादा विजिट नहीं कराएंगे, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है कि 5 लाख आदमी घुस रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे एमपीएस बिष्ट जी, जिन्होंने काफ़ी जानकारियां हमें दी है। उन्होंने बताया है कि इस तरह की घटनाएं क्यों उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं, और स्पेशली अगर हम चमोली जिले की बात करें, इस पर उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं, जिन सुझाव पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इस तरह की जो आपदाएं लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है उनसे बचा जा सकता है और देवभूमि को सुरक्षित किया जा सकता है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।